अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं द हेलिडे मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स। परेशान नहीं होना, इतना मुश्किल नाम क्या है। सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स या सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर को हेलिडे मॉडल ऑफ लैंग्वेज एंड डिस्कोर्स भी कहा जाता है। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी, ऊपर आई के बटन से आप वो भी देख लें, और ये वीडियो उससे भी ज़्यादा एडवांस वर्जन में है, तो पहले वो देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। अच्छा, बुनियादी तौर पर हेलिडे मॉडल जो है ना, सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स कहा जाता है इसको। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह है कि ये एक सिस्टेमिक ग्रामर है जो लैंग्वेज को फंक्शनल मैनर में देखती है। अब ये तो आप सब लोगों को पता ही है कि लैंग्वेज के मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, कुछ ऑर्डर करने के लिए, कोई रिक्वेस्ट करने के लिए, कुछ एक्सप्रेस करने के लिए, कोई आइडिया बिल्डिंग के लिए, ठीक है, आइडिएशनल फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस होते हैं। वो हमारी यहाँ पार्ट ऑफ डिबेट नहीं है, सिर्फ बताना मकसूद था। तो ऐसी ग्रामर जो सिर्फ ये ना देखे कि डू कहाँ लगना है, डज कहाँ लगना है, ठीक है, डिड कहाँ लगना है, विल कहाँ लगना है, शैल कहाँ लगना है, उसको सिस्टेमिक फंक्शनल ग्रामर कहा जाता है। कि कन्वेंशनल मैनर में सिर्फ चीज़ों को नहीं देख रही कि हाँ भाई कौन सा टेंस इस्तेमाल होना है, पास्ट टेंस इस्तेमाल होना है, प्रेजेंट नहीं, बल्कि डीप डाउन लैंग्वेज को एक कल्चरल एक्टिविटी के तौर पर देखते हुए उसको सिस्टेमिक मैनर के अंदर फंक्शनली ग्रामर को एनालाइज किया जाए। मिसाल के तौर पर टेक्स्ट किस टाइप का है, मिसाल के तौर पर कोई रिटन टेक्स्ट है, कोई रिसर्च आर्टिकल है, तो वो एक रिसर्च आर्टिकल है, उसका जॉनरा क्या है, क्योंकि उसमें रिसर्च है तो उसकी अपनी लेक्सिको ग्रामर होगी, उसका अपना रजिस्टर होगा, उसका अपना सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होगा। मिसाल के तौर पर एक लेट है जी, एकेडमिक ऐसे है, उसका टेक्स्ट टाइप है जी, वो रिटन है, एकेडमिक ऐसे है, जॉनरा फॉर्मल है, लेक्सिको ग्रामर फॉर्मल वोकेबलरी है, रजिस्टर बिल्कुल एक जो प्लेन इंग्लिश जो होती है, जो कि एक फॉर्मल इंग्लिश होती है, जिसमें वो मैसेजेस वाली नहीं जो आप दोस्तों को लिखते हो। एंड सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट उसका क्या है कि उसमें एग्जामिनर और स्टूडेंट का एक लिंक है, ठीक है। तो ये उसके सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में है कि इंग्लिश लैंग्वेज है, वो सेकंड एज अ सेकंड लैंग्वेज यूज़र लिख रहा है या फर्स्ट लैंग्वेज यूज़र लिख रहा है, उसको सोशल स्ट्रक्चर क्या है, कल्चरल वैल्यूज़ क्या हैं उस कंट्री की, ये सब चीज़ों को ग्रामर देखे। माइकल हेलिडे ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ग्रामर का सिर्फ ये मकसद नहीं है कि वो ये बता दे कि एस सी एस कहाँ लगना है, कौन सा टेंस कहाँ लगना है, ये कौन सा टेंस है या ये कौन सा टेंस है, नहीं। लैंग्वेज के अंदर इन तमाम बारीकियों को, ग्रामर को देखना चाहिए, और उन्होंने अपनी एक ग्रामर ईजाद की, सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स या ग्रामर। लेक्सिकल चॉइसेस जो होती हैं किसी भी स्पीच इवेंट की या रिटन, एम ऑफ कम्युनिकेशन और सोशियो कल्चरल फ्रेमवर्क जो है वो कहते हैं कि इनहेरेंटली इंटर रिलेटेड होते हैं। यानी आप वो ये सादे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि आपके अल्फाज का चुनाव आप किस मकसद के लिए बात कर रहे हैं और किस सोसाइटी के अंदर आप बात कर रहे हैं, ये तीनों चीज़ें आपस में एक तौर पर जबिल्लती तौर पर इनहेरेंटली इंटर रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपका एम ऑफ कम्युनिकेशन उसको बहलाना है, और तीसरा सोसाइटी में सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क के अंदर वो आपका भतीजा भतीजी है, तो आपकी लेक्सिकल चॉइसेस बड़ी फ़नी, बड़ी इनफॉर्मल होंगी। इसी तरह अगर टीचर से क्वेश्चन करना है तो आपकी लेक्सिकल चॉइसेस, आपका कम्युनिकेशन का एम और आपका सोशो कल्चरल फ्रेमवर्क इंटर रिलेट कर रहा होगा ना, यानी ये चीज़ें पार्ट एंड पार्सल हैं तीनों। अच्छा, इंट्रोडक्शन काफ़ी हो गया, और काफ़ी मैंने एक्सप्लेनेशन इंट्रोडक्शन में ही डाल दी थी ताकि आपको बाद में जो है, अब आगे चलते हैं। खैर, अब सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट का हमने लफ्ज़ बहुत दफ़ा इस्तेमाल कर लिया है, तो मैंने सोचा कि इसको अलग से एक्सप्लेन कर दूं। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट बेसिकली ना सोशल और कल्चरल एनवायरनमेंट के मजमूए को कहते हैं। जब आप लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, ये हो नहीं सकता, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो किसी सोसाइटी में ना बोली जा रही हो, किसी ख़ास स्पेसिफिक कल्चर में ना बोली जा रही हो। मिसाल के तौर पर आप फास्ट फूड रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो यूके में है या अमेरिका में है, वो किस कल्चर में है, वहाँ पर जो है सोसाइटी मिडिल क्लास रेस्टोरेंट है, अपर मिडिल क्लास है, हाई एंड क्लास है, ये तमाम तर चीज़ें लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए आपके जहन में होनी चाहिए, और ये आनी ही आनी है। और जब ये एस्पेक्ट को देखा जाता है तो हम उसको सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट कहते हैं ओवरऑल। जैसे एक कमरे का एनवायरनमेंट होता है ना कि ठंडा या गर्म है, इसी तरह सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट लैंग्वेज का एनवायरनमेंट होता है कि किस लैंग्वेज के अंदर उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर, इसके एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आप एक गैस स्टेशन पे हैं जो कि इंग्लिश सबर्ब्स में लोकेट करता है, आप कुछ फ्रूट्स खरीद लें जो कि पब्लिक वेंडर जंग बाज़ार में मौजूद है,
अब टोटली सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट दोनों का कितना डिफरेंट है। एक वेस्टर्न सोसाइटी है, एक पहले पाकिस्तान, फिर उसका जंग बाजार, फिर उसके अंदर रेडी के ऊपर चीज़ बेचने वाला। आप एक फास्ट फूड चेन में है न्यूयॉर्क में, जो कि मिडिल क्लास फास्ट फूड चेन है, लेकिन न्यूयॉर्क है, ठीक है, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, ओपन एनवायरनमेंट है, वेस्टर्नाइज्ड कल्चर है। आप अपने टीचर से को एजुकेशन एनवायरनमेंट में बात कर रहे हैं जो कि इस्लामाबाद के एक पोश एरिया में लोकेटेड है। ये कितना डिफरेंट होगा जब आप टीचर से एक गवर्नमेंट स्कूल में बात कर रहे होंगे। यानी किसी भी लैंग्वेज के सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट को मलहूज़ खातिर रखना, उसके लिए केयरफुल होना, उसको स्टडी करना। एसएफएल कहती है कि हमने ये स्टडी करना है, इसको देखना है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट के मेजर एस्पेक्ट्स क्या होते हैं कि कन्वेंशन ऑफ स्पीच और राइटिंग अकॉर्डिंग टू द प्लेस, सोसाइटी एंड अदर फैक्टर्स। वो कहता है कि आप जो बात करते हो, जो बात लिखते हो, आपको पता होना चाहिए कि आप किस जगह मौजूद हो, आप किस सोसाइटी में मौजूद हो, और बाकी तमाम तर फैक्टर्स किस तरह के हैं। आप लैंड ओनर हो, आप मिडिल क्लास हो, आप वर्किंग क्लास हो, आप किस कंट्री में हो, किस सिटी में हो। इसके साथ साथ पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल और लीगल कंडीशंस का भी आपको पता होना चाहिए। आप सऊदीया में हो और कोई ऐसी बात कर दें कि बाद में आप मिले ही ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात, तो आपके लिए ये मसला होगा। तो ये सब चीज़ें भी वो कहता है कि सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट में देखी जाती हैं। अच्छा खैर, ये तो बहुत हो गया कि अब हम पढ़ते हैं सिस्टेमिक फंक्शन लिंग्विस्टिक्स का मॉडल। बेसिकली उसकी तमाम तर चीज़ें इस मॉडल के अंदर मौजूद हैं। लैंग्वेज के अंदर सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट होती है, कोई ना कोई डिस्कोर्स होता है, ठीक है, उसका कोई ना कोई जॉनरा होता है, कोई ना कोई स्पेसिफिक रजिस्टर होता है जिसके अंदर वो इस्तेमाल किया गया होता है। डिस्कोर्स, सेमेंटिक्स होते हैं और लेक्सिकोग्रामर। वन बाय वन इन्हें एक्सप्लेन करूँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, मिसाल के तौर पर आप जॉब एप्लीकेशन दे रहे हैं एक इंटरनेशनल फर्म को, तो ये आपका सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट है। क्या है कि आप एक एप्लीकेंट हैं, इंटरनेशनल फ़र्म है, बहुत अच्छी रेप्यूटेशन है उसकी, वो एक आईटी की फ़र्म है, वो यूएस में लोकेटेड है, वो यूएस में न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। डिस्कोर्स आपका क्या है कि हाईली फॉर्मल और पोलाइट और रिटन है आपका, ऑब्वियसली। जॉनरा आपका रिटन है यानी ये टॉप से डाउन मॉडल है, ऊपर से नीचे को आपने आना है। डिस्कोर्स ने फिर आगे जॉनरा को डिफ़ाइन करना है, और फिर जॉनरा ने आपके रजिस्टर को डिफ़ाइन करना है कि फॉर्मल लिंग्विस्टिक चॉइसेस हैं आपकी, बड़ी टेक्निकल आपकी वोकेबलरी है आईटी से रिलेटेड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप, और एप्लीकेशन से रिलेटेड जो जार्गन्स होते हैं, मोस्ट ओबीडियंटली और मोस्ट रिस्पेक्टफुली, ठीक है, आई बैक टू व्हाटएवर, जो भी आपके कन्वेंशनल तरीके होंगे एप्लीकेशन लिखने के। फिर डिस्कोर्स सेमेंटिक्स के अंदर मीनिंग जो है टेक्स्ट का सर्टेन सिचुएशन में क्या हो सकता है, ये बहुत मायना रखता है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो और मैं दरवाजे की तरफ देखता हूँ, तो मैं वाक़ईतन कहना चाह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। और अगर मैं अपनी लवर को आंखों में देख के कहूँ कि दरवाज़ा खोल दो, तो इट मीन्स कि दिल का दरवाज़ा खोल दो। यानी सिचुएशन से कितना फ़र्क पड़ता है। मुझे वैसे कोई और एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रही थी, मैंने कहा चलो यही दे देता हूँ। अच्छा, लेक्सिकोग्रामर क्या है कि आपका लेक्सिकल और स्ट्रक्चरल चॉइसेस क्या हैं। आया आप प्लेन स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लेक्सिकल चॉइसेस बहुत ज़्यादा पोलाइट हैं, मॉडरेट हैं, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हैं, नॉन टेक्निकल हैं, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा खैर, ज़्यादा मैं इसको डिटेल में नहीं करूँगा, वीडियो फिर 50-60 मिनट की तो चली ही जाएगी। सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट को दोबारा से हम पढ़ें, क्योंकि पूरा मॉडल इसी पे दोस्तों बेस कर रहा है, क्योंकि टॉप डाउन मॉडल है, तो इसके ही ये कह लें, मतलब है तो नहीं, लेकिन ये इसी के अम्ब्रेला में, इसी के अंदर कवर होना है। सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट डिटर्मिन्स ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज यूज, फॉर एग्जांपल डिस्कोर्स, जॉनरा, रजिस्टर, लिंग्विस्टिक चॉइस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, यानी इन सब चीज़ों को सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट ही स्टडी कर रहा होता है। अब रजिस्टर क्या होता है बुनियादी तौर पर? इन SFL दिस टर्म्स लिंक द वेरिएबल ऑफ सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड लैंग्वेज चॉइसेस एंड कंप्राइजेज ऑफ तीन मेजर चीज़ें होती हैं रजिस्टर के अंदर। फील्ड क्या है? ये वाक़ईतन फील्ड का मतलब यहाँ पर भी फील्ड ही है कि किस फील्ड के अंदर लैंग्वेज को यूज़ किया गया है। टेनर होता है, सेकेंड मॉड होता है। फर्स्ट में क्या है कि व्हाट इज़ बीइंग रिटन अबाउट या व्हाट इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट, किस बारे में लिखा जा रहा है या किस बारे में बात हो रही है। बायोलॉजी के बारे में लिखा जा रहा है या एस्ट्रोनॉमी के बारे में लिखा जा रहा है, किस चीज़ के ऊपर बात हो रही है। मिसाल के तौर पर आप एक एकेडमिक ऐसे लिख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, जो कि आइट्स का राइटिंग टेस्ट है, ठीक है, और हर एक
यानी फील्ड, टेनर और मॉड का एक एक आइडिएशन स्ट्रैंड ऑफ मीनिंग ज़रूर होगा, यानी इसका स्ट्रैंड ऑफ मीनिंग आइडिएशनल है। यानी आइडिया क्या है, आइडिएशनल से मुराद है रियलिटी, ठीक है, जो वर्ल्ड की रियलिटी है जिसके अंदर वो लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है। यानी अब यहाँ पर रियलिटी क्या है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, आप एक एसे लिख रहे हैं, एग्जामिनर आपके सर पे खड़ा है, ये तमाम तर रियलिटीज़ और सिचुएशंस जिसके अंदर लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है वो आइडिएशनल होती हैं। टेनर क्या है कि रिलेशनशिप लैंग्वेज यूज़र्स के दरमियान, वेदर वो स्पीकर और लिसनर है, राइटर और रीडर है, कोई भी है, उनका इंटरपर्सनल जो है स्ट्रैंड ऑफ मीनिंग में आ जाएगा। यानी टेनर के अंदर फिर इंटरपर्सनल एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा कि वो क्या है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो आइट्स का राइटिंग टेस्ट है, तो इसके अंदर कैंडिडेट है और इंस्ट्रक्टर जिसे आप कह लेंगे, जो इन्विजिलेटर है वो वहाँ पे मौजूदा ही है, जो पेपर बाद में चेक करेगा उनका आपस में क्या रिलेशन है। दे आर मोर लाइक स्ट्रेंजर्स, ठीक है, दे आर मोर लाइक स्टूडेंट्स और टीचर्स, समथिंग लाइक दैट। और मॉड क्या है कि स्पोकन है या रिटन है, ऑनलाइन है या इन पर्सन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है या पेपर बेस्ड टेस्ट है। और टेक्सचुअल इसका स्टैंड ऑफ मीनिंग है कि आप किस तरह से टेक्स्ट को लिख रहे हैं और कितना वो कोहेरेंट है, कितना वो कोहेरेंट नहीं है। टेक्स्ट से यहाँ पर सादे लफ्ज़ों में दोस्तों मुराद कभी भी टेक्स्ट नहीं लेनी। लैंग्वेज को जब भी इस्तेमाल किया जाता है डिस्कोर्स के अंदर वो टेक्स्ट होता है, स्पोकन टेक्स्ट भी हो सकता है, वो रिटन टेक्स्ट भी हो सकता है। तो जब आपने टेक्स्ट को देखना है तो एक आम लिसनर की नज़र से नहीं सोचना कि टेक्स्ट से मुराद टेक्स्ट ही है, मतलब टेक्स्ट लैंग्वेज यूज, ठीक है, अ पीस ऑफ टेक्स्ट, अ पीस ऑफ कंटेंट, लैंग्वेज कंटेंट। स्टैंड्स ऑफ मीनिंग को थोड़ा सा मज़ीद इलेबोरेट किए देता हूँ। फील्ड क्या है कि किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, आइडिएशनल, जैसे कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं। आप एस्ट्रोनॉमी पे लिख रहे हैं, आप बायोलॉजी पे लिख रहे हैं, मेडिकल साइंस पे लिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप वर्ब को यूज़ करते हैं, एक्टिव पैसिव को यूज़ करते हैं, ग्रामेटिकल सब्जेक्ट्स को यूज़ करते हैं, नॉमिनलाइजेशन करनी है नहीं करनी, ठीक है, ये चीज़ें आप देखते हैं। टेनर में आप प्रोनाउन कौन सा यूज़ करते हैं, मोडालिटी यूज़ करते हैं, होपफुली या पॉसिबली, और इवेल्यूटिव यानी ब्यूटीफुल, ड्रेडफुल। मॉड क्या है कि कोहेजन, रिटन है, स्पोकन है, और कोलोकेशंस किस तरह की यूज़ हुई हैं, इन चीज़ों से डिफरेंस क्या पड़ता है ये नीचे एग्जाम्पल में उसने बताया है। नॉमिनलाइजेशन और पैसिव से बात का पूरा मीनिंग ही बदल जाता है। नॉमिनलाइजेशन से मुराद होती है किसी भी वर्ब का नाउन बना देना, ठीक है, और जैसे कि डिसाइड का डिसीजन, ये एक नॉमिनलाइजेशन है। और पैसिव से मुराद है कि जिसके अंदर सब्जेक्ट डूअर का नामो निशान ही मिटा दिया जाए, यानी वो शख्स को, उस शख्स को कत्ल किया गया या वो शख्स कत्ल हुआ, अब ये नहीं पता किसने किया है, पैसिवाइजेशन कर दी गई है। अब नॉमिनलाइजेशन और पैसिव बनाया गया, द डिसीजन मेड एट द मीटिंग वाज टू रिजेक्ट योर अपील मे हाइड अ रियलिटी दैट कुड अदरवाइज बी एक्सप्रेस्ड बाय एन एक्टिव। अब एक्टिव में क्या है, आई एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी हैव डिसाइडेड दैट वी आर रिजेक्टिंग योर प्रपोजल। अब पहला सेंटेंस और दूसरा एक्टिव है, पहला पैसिव है। किस तरह से रियलिटी को छुपा दिया गया, डिसाइड को डिसीजन करके और एक्टिव को पैसिव करके। यानी सिस्टेमिक फंक्शनल लिंग्विस्टिक्स इस कदर गहराई में जा कर के चीज़ों को देख रही होती है। और इसी तरह एक एग्जांपल यहाँ पर है कि यहाँ पर आ जाएगी, वो छोटा था तो मैंने यहाँ लिख लिया, द ग्रैंड मदर रिटर्न टू क्यूबा आउटरेज्ड एट हाउ मच दे हैड चेंज्ड हिम। यानी वो इस तरह का कॉन्टेक्स्ट था कि वो क्यूबा में रहने वाला एक लड़का जो था वो यूएस में चला जाता है, और वहाँ से वो जब उसकी दादी अम्मा उसको क्यूबा से मिलने के लिए आती हैं तो वो समझती हैं कि उसके पेरेंट्स ने उसको काफ़ी छूट दे रखी है या ख़राब कर दिया, यानी इन शॉर्ट स्पॉइल कर दिया। अब चेंज्ड हिम यहाँ पर क्या था कि मोडेलिटी थी, ठीक है, अब उसको कन्वर्ट क्या कर दिया, द ग्रैंड मदर रिटर्न टू क्यूबा आउटरेज्ड एट हाउ मच ही हैड चेंज्ड। यानी जो रिस्पॉन्सिबल थे वालदैन, उनको इस सेंटेंस में निकाल दिया गया। सॉरी, मोडेलिटी मैंने बोल दिया, ट्रांजिटिविटी थी, यानी यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था हमारे पास किसके ऊपर, दे हैड चेंज्ड हिम, अब वो ही हैड चेंज पैसिव बना दिया। और जो रिस्पॉन्सिबल पेरेंट्स थे, एक इतने से स्लाइट डिफरेंस से पूरे का पूरा जो है ट्रांसलेशन के अंदर सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो बुनियादी तौर पर यही मॉडल ओवरऑल लैंग्वेज एनालिसिस में भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसे डिस्कोर्स एनालिसिस कहते हैं। स्टाइलिस्टिक एनालिसिस में भी आप इसको काफ़ी हद तक अप्लाई कर सकते हो। और थर्डली, लैंग्वेज ट्रांसलेशन के एनालिसिस के अंदर आप इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो कि सोर्स टेक्स्ट और टारगेट टेक्स्ट के अंदर
किस तरह से खिचड़ी पकाकर लीगल कंडीशंस को पूरा किया जाता है, किस तरह से चेंजेस कर दिए जाते हैं जो कि सारे के सारे ट्रांजिटिविटी, स्ट्रक्चरल, मोडेलिटी और इन सब लेक्सिकल चॉइसेस की वजह से चेंज हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो एंड कीप वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक दोस्तों ज़रूर कर दीजिएगा। आपसे हम कुछ भी डिमांड नहीं करते। अगर वीडियो आपको पसंद आए, इस वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, कमेंट दे दें और सब्सक्राइब इस चैनल को कर लें ताकि नेक्स्ट आपको कोई वीडियो चाहिए होगी, जब आप सर्च करेंगे तो फ़ौरन से मेरी वीडियो आपको दिखाई देगी या आप इजीली मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे। तो सब्सक्राइब फौरी कर दिया करें, बस नीचे जाके क्लिक ही तो करना होता है। बंदा सुस्ती कर लेता है और बाद में भूल जाता है, सब्सक्राइब महीनों नहीं करता। मेरे साथ खुद ऐसे होता है, मैं जिन्हें अपने फेवरेट लोगों को सब्सक्राइब करना होता है, लेकिन अब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं फौरी कर देता हूँ ताकि बाद में याद ना रहे तो मसला बनता है। कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।